जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर पढ़ने वाले हम फिजिक्स। और फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे यहाँ पर देख लीजिए आराम से। उष्मागति के 3 नियम। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लॉज ऑफ यहाँ पे किसका थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के 3 जो नियम है इनको अच्छी तरीके से देख लेना है, समझ लेना है। और यदि आपको नहीं पता है तो एक एक नियम को ध्यान से लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो नियम है ये रेलवे की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करता है, जिस तरीके से एमपीपीएससी ले लो या फिर अदर स्टेट की पीसीएस की एग्जाम ले लो, ठीक है, सभी के लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख लेना, इसको ध्यान से समझना है और वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखना है ताकि आपको हर एक शब्द समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे डायग्रामेटिकली पूरा यहाँ पे समझाऊंगा एक एक चीज़ पूरा। और ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट सेकेंड है। ठीक है, तो पार्ट सेकेंड किसका? थर्मोडायनेमिक्स का। यहाँ पे हिंदी में बोलेंगे ऊष्मागतिकी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए। और यहाँ पर देख लो सबसे पहले ऊष्मागति का शून्यवां नियम। तो सबसे पहले क्या है कि ऊष्मागति का शून्यवां नियम क्या है, फिर पढ़ेंगे हम प्रथम नियम क्या है, फिर पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, तो देखो शून्यवां नियम यहाँ पे क्या कहता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। क्यों? क्योंकि रेलवे की आरआरबी एएलपी की परीक्षा में ये पूछा गया है, इससे 2 फैक्ट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ऊष्मागति का शून्यवां नियम क्या कहता है, तो यहाँ पे देखें ये जो डायग्राम है इसी के थ्रू हम पूरा समझेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बता दे रहा हूँ ये नियम है क्या वास्तव में। ठीक है, तो ये देखो, यदि 2 निकाय एक तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हैं तब वे एक दूसरे के साथ भी तापीय साम्य में होते हैं। अब यहाँ से पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 निकाय बोला, इसमें 2 निकाय मतलब ए और बी क्या है, 2 निकाय हैं। ठीक है, 2 सिस्टम हैं। ठीक है, अब इसके बाद 2 निकाय एक तीसरे निकाय के साथ, एक तीसरा निकाय कौन सा है, सी है। तो ये जो 2 निकाय है एक तीसरे निकाय के साथ में यानी सी के साथ में अलग अलग तापीय साम्य में हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, ये अलग अलग तापीय साम्य में है ए और बी, तो वे एक दूसरे के साथ भी तापीय साम्य में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ से समझो डायग्राम से। ठीक है, यहाँ से एकदम से आपको क्लियर नहीं होगा डेफिनेशन से। तो यहाँ पर क्या होता है, एक डायग्राम पूरा बना हुआ है, इसमें एक बॉक्स यहाँ पर है, एक बॉक्स यहाँ पर है। ठीक है, ये समझ लो कि एक थर्मस यहाँ पर रखा हुआ है, एक थर्मस यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक जो दीवार है जो रुद्धोष्म दीवार है। रुद्धोष्म दीवार का मतलब ये है जहाँ से ताप या ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं होता है, ना तो यहाँ की हीट उधर जाएगी ना यहाँ की हीट उधर आएगी। मतलब ताप यहाँ का उधर नहीं जाएगा और वहाँ का इधर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लो कि 43 डिग्री सेल्सियस है तापमान, तो यहाँ का यदि 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है 43 है तो 43 ही रहेगा, ये इधर की साइड ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है तो 10 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इधर से तापमान इधर नहीं आएगा, क्योंकि दीवार है ये रुद्धोष्म है। जिस तरीके से थर्मस बना होता है, थर्मस की दीवारें कैसी होती है, रुद्धोष्म होती है, जिसकी वजह से यदि गर्म पानी इसमें भर दिया जाए, गर्म चाय या फिर कॉफ़ी उसमें भर दिया जाए तो गर्म ही रहेगी काफ़ी टाइम तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी जो हीट है वो बाहर की साइड ट्रांसफर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस थर्मस की जो दीवारें हैं वो रुद्धोष्म है। ठीक है, मतलब अचालक है, ऊष्मा की चालक नहीं है। राइट, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये देखें जो 2 सिस्टम, 2 निकाय तो है यहाँ पर, लेकिन तीसरा निकाय के साथ में ये दोनों जुड़े हुए हैं। ए निकाय भी सी के साथ में जुड़ा हुआ है और बी निकाय भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? तो ये वाली जो प्लेट है ये लोहे की प्लेट है। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें ऊष्मा का चालन होगा, ऊष्मा का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीट होगी, मान लो सपोज यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है, तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहाँ का 43 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसका तापमान इधर नहीं जाएगा, इसका तापमान इधर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे की साइड जो सी वाला जो निकाय है ये क्या है, इन दोनों से जुड़ा हुआ है इस प्लेट के माध्यम से, जो लोहे की प्लेट मान सकते हैं। ठीक है, जिसमें से यहाँ से क्या होगी, यहाँ जो भी ऊष्मा होगी वो इधर की साइड ट्रांसफ़र होगी और इधर की साइड भी ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है यहाँ का या 10 डिग्री सेल्सियस से तो कम है और यहाँ पे तापमान ज़्यादा है, इसका मतलब ये है यहाँ वाला जो तापमान है वो इधर की साइड जाएगा और इसका टेम्परेचर बढ़ा देगा। ठीक है,
इसका टेम्परेचर बढ़ा देगा। और उसके बाद में फिर यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा कम है इससे, तो यहाँ से भी थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे जाएगा और ये वाला जो टेम्परेचर है वो इसके बराबर में कर देगा। मतलब ये है कि यहाँ से भी हीट यहाँ ट्रांसफर होगी, यहाँ से भी ट्रांसफर होगी। ठीक, इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं यदि यहाँ की अधिक होती तो यहाँ की जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर भी आता और यहाँ का फिर इधर घूम के यहाँ पर भी जाता। राइट, मतलब टोटल मिला के ये बात करें कि इनका तीनों का कनेक्शन है एक प्लेट के माध्यम से, एक चालक प्लेट के माध्यम से, जिसकी वजह से यहाँ पे तीनों का जो तापमान है वो साम्य अवस्था में रहेगा। ठीक है, तीनों का तापमान एक साम्य अवस्था में रहेगा। भले ही शुरुआत में अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे कुछ समय के बाद में टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा और एक जैसा हो जाएगा तो साम्य अवस्था में ही उसे कहते हैं। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे यही बोला है कि यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में है, अलग अलग तापीय साम्य में है, तब वे एक दूसरे के साथ भी तापीय साम्य में होते हैं। मान लो से कि ये इसके साथ में अलग अलग तापीय साम्य में है और ये भी तापीय साम्य में है। ठीक है, तो ये और ये भी क्या है, तापीय साम्य में ही होंगे। राइट, क्यों? क्योंकि तापमान एक जैसा हो जाता है। क्लियर है? राइट, इधर उधर ट्रांसफर यहाँ से नहीं होगा लेकिन यहाँ से तो हो जाएगा ना। तो इस तरीके से यहाँ पे यही बोला है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। राइट, अब फिर यहाँ पर देखें तो इसका चित्र यहाँ पे लिखा है, चित्र लिख के ये तापीय साम्य में निकाय ए, बी तथा सी ये यहाँ पर लिखा है, मतलब तीनों क्या है, तापीय साम्य में। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, एमपीपीएससी के लिए और बाकी यहाँ पर जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स रेलवे में, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट बनते हैं इससे। ठीक है, पूछे गए फैक्ट है इससे। अब यहाँ पे देखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, तो देख लो यहाँ पर, यदि यांत्रिक ऊर्जा या कार्य बोल लो उसको। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा बोलो या फिर कार्य बोलो, बात एक ही है। यदि यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाए तो किया गया कार्य उससे उत्पन्न ऊष्मा के तुल्य होता है। मतलब यहाँ पर यह है कि आपने 1 घंटा काम किया, ईंटों का एक ढेर है जो यहाँ से उठा के ना वहाँ पर ले जाना था, वो 1 घंटे में आपने यहाँ से वहाँ तक ले गए हो। ठीक है, आपने क्या किया, कार्य किया। मतलब कौन सा कार्य किया, यांत्रिक कार्य किया। क्या बोला यहाँ पे, यांत्रिक ऊर्जा लगाई आपने। ठीक है, कार्य क्या मतलब क्या है, यांत्रिक ऊर्जा लगाई। अब यांत्रिक ऊर्जा लगाएंगे ऐसे धूप में, इस तरीके से आपका शरीर काम करेगा तो आपके शरीर से क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो गर्मी उत्पन्न होगी वो यांत्रिक ऊर्जा के क्या होगा, तुल्य होगा। ठीक है, जितना आपने काम किया उतनी आपके शरीर से गर्मी उत्पन्न हुई, मतलब ऊष्मा उत्पन्न हुई, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा निकली। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा आपने लगाई, ऊष्मीय ऊर्जा निकली, दोनों ही ऊर्जाएं क्या है, तुल्य है, समतुल्य है, यानी बराबर है। ये यहाँ पे कहता है क्या, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, और इसीलिए यहाँ पर ये लिखा कि किया गया कार्य बराबर उत्पन्न ऊष्मा। राइट, ये यहाँ पर क्लियर है। अब फिर यहाँ पर देखें तो अगला वाला तो एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि ये जो ऊर्जा है, ये जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण के बारे में भी बात करता है, मतलब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही काम करता है। ठीक है, लेकिन ये किसी भी ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को नहीं बताता है। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ये ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को कभी भी निश्चित नहीं करता, आपको कभी नहीं बताता है कि ऊष्मा की जो दिशा होगी, ऊष्मा प्रवाह की दिशा होगी, वो किस दिशा में होगी। ठीक है, इसकी बात ये नहीं करता है। ठीक है, वो अगली बार में जो दूसरा वाला नियम है वो इसकी बात करेगा। ठीक, अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इसको देख लें कि ये वाला यहाँ पे मैंने लिखा है कि निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा दो प्रकार से खर्च होती है। ठीक है, तो निकाय मान लो से कोई सिस्टम है, मान लो रेलगाड़ी का इंजन है, भाप इंजन है। ठीक है, जिसमें आपने कोयला डाला, उसको जलाया, उसको ऊष्मा दी। ठीक है, ऊष्मा दी, तो ऊष्मा आपने जितनी दी वो ऊष्मा है ना दो तरीके से खर्च होगी। किस तरीके से, एक तो ये है उस इंजन की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में, उसमें वृद्धि करने में। ठीक है, दूसरा ये है कि बाहरी काम करने में, मतलब उसकी गाड़ी को आगे बढ़ाने में। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 भागों में बढ़ती है। किसी भी निकाय को हम ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, ऊष्मा देते हैं, 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला ये है कि उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, और दूसरा उसका बाहरी कार्य करने में। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर ये है, तो यहाँ पे ये ऊष्मा अपन ने किसी इंजन को दी, रेलगाड़ी के इंजन को दी। अब ये यहाँ पे डेल यू मतलब उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या होता है, वृद्धि करना, डेल यू। ठीक है, और उसके बाद में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी तो बाहरी काम होगा, गाड़ी चलेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे वो बाहरी कार्य होगा। राइट, तो इस तरीके से आंतरिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस
कि बाहरी किया गया कार्य ये किसके बराबर होता है, ऊष्मा के बराबर होता है जो हमने निकाय को दी है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये शून्यवा नियम हुआ और यहाँ पे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हुआ, राइट। अब इसके बाद में हम आते हैं ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम, जिससे एसएससी में सबसे ज़्यादा प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी बटी हुई है अलग अलग, ठीक है, कि यहाँ पर रेलवे के एग्जाम के लिए आपको इससे ज़्यादा फैक्ट मिलेंगे और उसमें आरपीएफ की बात करें तो उसमें इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले पेपर को देखें तो, और एमपीपीएससी स्टेट पीसीएस में इससे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। जो तीसरा वाला नियम है वो एसएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी हाँ रेलवे के लिए और एमपीपीएससी के लिए सबके लिए है, लेकिन एसएससी के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको सबसे पहले लिख लें और उसके बाद में फिर हम देखें तीसरा नियम क्या कहता है। चलिए लिख लें इसे। एक बार फिर से देखें कि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है। तो यह नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। मतलब यहाँ पर यह है कि ऊष्मा कहाँ से किस दिशा में प्रवाहित होगी इसको बताता है, इसको समझाता है। देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पर ए है, इसका यहाँ पर ए है और इसी से जुड़ा हुआ एक यहाँ पे कोई बर्तन है वो बी है, ठीक है। अब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पे दूसरा नियम यहाँ पे ये कहता है कि जो ऊष्मा प्रवाहित होगी वो किस ओर होगी, ठीक है, किस तरीके से होगी। तो यहाँ पे क्या है, जो अधिक तापमान है, अधिक ऊष्मा है, वहाँ से कम ऊष्मा की ओर उसका तापमान का या फिर ऊष्मा का प्रवाह होगा या प्रवाहित होगी, ये है, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पे अधिक तापमान है, यहाँ पे कम तापमान है, तो यहाँ से इस ओर यहाँ पे क्या जाएगा, ऊष्मा जाएगी या फिर वो तापमान प्रवाहित होगा, ऊष्मा प्रवाहित होगा, ठीक। अब इसी टाइप से यहाँ पे इसने यहाँ पे ये बोला। फिर यहाँ पे देखें तो इस नियम के अनुसार ये नियम और क्या कहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देख लेना इसको। इस नियम के अनुसार कार्य को तो ऊष्मा में पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ऊष्मा को कार्य में पूर्णतः परिवर्तित करना असंभव है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक कार्य है और दूसरा कौन है, ऊष्मा है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कार्य, ये कार्य है और इधर क्या है, ऊष्मा है, ठीक है, ऊष्मा। तो ये जो ऊष्मा है, ये जो कार्य है ये यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है। इसको कार्य को ऊष्मा में पूर्णतः परिवर्तित करना किया जा सकता है, कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये जो ऊष्मा है, ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित करना असंभव है, असंभव, ठीक है। इस बात को यहाँ पर याद रखना है और यही बात ये कहता है दूसरा नियम ऊष्मागतिकी का, ठीक है। फिर से एक बार देख लो इस नियम के अनुसार क्या कहते हैं। अब केल्विन प्लांक क्या कहता है, वो ये कहता है कि यहाँ पे इसमें स्क्रीन पर आपको देखना है, ठीक है, स्क्रीन पर इसको देख लो। यहाँ पर केल्विन प्लांक का कथन या केल्विन ने यहाँ पर एक कथन दिया, वो ये है कि ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण संभव है, असंभव है, ठीक है। ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर कार्यकारी पदार्थ में बिना कुछ परिवर्तन लाए उसे पूर्णतः कार्य में बदल सके, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना है, नहीं बन सकता है जो किसी भी ऊष्मा को पूरी तरीके से कार्य में बदल दे, ठीक है। ऐसा कोई इंजन नहीं बना है। ये किसने बोला है, ये बोला है केल्विन प्लांक ने, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पर सेल्सियस का कथन क्या है, ये देखें यहाँ पे। इधर ठोकर उधर क्यों ठोक कर रहे, खड़े 2 मिनट रुकी जाती है। अब चलिए अब यहाँ पर देखें आगे और क्लासियस का कथन क्या है, क्लासियस ने क्या बोला है ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार, ठीक है। ऊष्मा और कार्य के बारे में क्या बात कही, ये देख लो यहाँ पर। तो इसने भी लगभग इसके जैसे ही बात कही जिसने जो केल्विन ने कही, ठीक है, केल्विन प्लांक ने कही। अब देखो इसके कथन के बारे में, देख लो यहाँ पे स्क्रीन पर देखना है। इसने यहाँ पर यह बोला है कि ऐसे किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है। ऐसे किसी भी मशीन, स्वचालित मतलब खुद ब खुद चलने वाली मशीन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तक पर पहुंचा सके,
ठीक है, तो ये यहाँ पर इसने बोला है। क्लियर है? तो ये जो कथन है ये इंपॉर्टेंट कथन है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है और हो सके तो अपनी कॉपी में इसको नोट करके रख लेना है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जितने भी नियम हमने देखे, शून्यवा नियम, प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, मतलब टोटल मिला के यहाँ पे 3 नियम हो गए। ठीक है, और तीनों को आपको ध्यान रखना है, लेकिन काउंटिंग के रूप में यहाँ पर हम देखेंगे तो ये दूसरा नियम हमने पढ़ा है। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो क्लास है बस इसको यहाँ तक ही एंड करेंगे। और यदि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आता है, कुछ पढ़ने में आपको अच्छा लगता है या फिर क्लास आपको समझ में आती है, तो आपको एक काम जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।